आज हम आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में जानने से पहले हम आरबीआई के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई जो है आरबीआई एक्ट द्वारा बनाया गया है। 1 अप्रैल 1935 को ये कमीशन जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था और ये हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। इसके अलावा आरबीआई को 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज किया गया और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसके बाद हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके गवर्नर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट गवर्नर थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे इसके सीडी देशमुख और उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जो थे इसके वो थे बेनेगल रामाराव और शॉर्टेस्ट गवर्नर थे इसके अमिताभ घोष। इसके बाद अब हम आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं, उसके अलावा एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से होता है, वो इसका मेंबर होता है। उसके बाद 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, वो भी फुल टाइम मेंबर्स होते हैं आरबीआई के। उसके बाद 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें जो फुल टाइम मेंबर्स नहीं होते हैं और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है। उसके बाद 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। आरबीआई की मैक्सिमम 6 मीटिंग्स होनी ज़रूरी है और मिनिमम 1 मीटिंग होनी ज़रूरी है हर क्वार्टर में। इसके बाद इसके रीजनल बोर्ड्स चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली में हैं। अब आरबीआई के बारे में जानने के बाद अब हम उसके कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई कार्य क्या क्या करता है, काम क्या क्या करता है। तो इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी का ये काम करता है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो हमारी ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसीलिए आरबीआई जो है मनी सप्लाई यानी अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या करता है, वो कंट्रोल करता है आरबीआई। उसके अलावा ये बैंकर्स और लोन मैनेजर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को अगर कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाती है और लोन ले सकती है। इसके अलावा बैंकों को अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा पैसों की तो वो भी आरबीआई के पास जाकर के लोन लेते हैं। तो ये बैंकों का भी बैंकर है। उसके अलावा ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की काम करता है और जितने भी दिशा निर्देश होते हैं बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए वो सब देने का काम करता है आरबीआई। उसके बाद ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज को ये कैसे मैनेज करेगा? अगर मान लो देश में अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई तो डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपए की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। डॉलर के रिस्पेक्ट में रुपए की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। वो इसलिए नहीं हुई कि रुपए की वैल्यू कम हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। अब आरबीआई क्या करेगा कि जितने भी रुपए मार्केट में ऑलरेडी हैं उसको वो वापस ले लेगा, खींच लेगा, अमाउंट ऑफ मनी कम कर देगा मार्केट में। उससे क्या होगा? आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को, एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जितना भी है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी आरबीआई के पास सुरक्षित रहते हैं। उसके अलावा रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, जितने भी पेमेंट सिस्टम होते हैं देश में वो सब आरबीआई के रेगुलेटरी कंट्रोल के अंदर होते हैं। उसके अलावा इसका डेवलपमेंटल रोल भी है, विकासात्मक इसका रोल भी है। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। मनी सप्लाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी सप्लाई की पॉलिसी, यानी जब मार्केट में अगर मनी, अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, नंबर ऑफ नोट्स अगर ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं, महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर पैसा बहुत है बाजार में तो आपकी डिमांड जो है, डिमांड करने की कैपेबिलिटी जो है वो लोगों की बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट महंगे होने लगेंगे। अब जब महंगाई बढ़ गई है तो आरबीआई क्या करेगा? उस मनी को, जो भी मार्केट में एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है उसको वो वापस ले लेगा। इसके कारण क्या होगा? अब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई है और डिमांड जो है वो लोग कम कर पाएंगे और धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाएगा, महंगाई जो है, मुद्रास्फीति जो है वो नीचे आ जाएगी। इसके बाद
अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा, एक्स्ट्रा मनी जो है मार्केट में भेज देगा, दे देगा। उससे क्या होगा, डिमांड करने की कैपेबिलिटी लोगों की बढ़ जाएगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद फिर ग्रोथ आगे बढ़ेगी। तो ऐसे आरबीआई मनी सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करता है, मनी सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश करता है और करता है। इसको हम बोलते हैं, इस पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और आरबीआई लोन्स वगैरह, कैसे आपको लोन देना है, कितना लोन देना है, बैंक कितना लोन देंगे, इसको भी मेंटेन करने की, मैनेज करने की कोशिश करता है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी। तो आरबीआई की ये दो पॉलिसीज़ होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक क्रेडिट पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर अमाउंट ऑफ मनी बढ़ जाएगा, प्राइस चीज़ों के बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी के लिए। डॉलर महंगा हो रहा है, हमको रुपी को आर्टिफिशियली एक्सेलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो डॉलर रुपी के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे और हमारे इम्पोर्ट्स जो है वो उन पे भी असर पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर डॉलर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आरबीआई मनी सप्लाई जो हमारे रुपी है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उसको वापस ले लेता है और रुपी के कंपैरिजन में, मतलब डॉलर के कंपैरिजन में रुपी की वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ जाती। तो ऐसे एक्सचेंज रेट भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसके बाद एडिक्वेट कैपिटल टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर में जितने जितने पैसे की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जिस जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो आरबीआई देता है। एडिक्वेट कैपिटल प्रोवाइड करने का आरबीआई काम करता है। उसके अलावा इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल थ्रू क्रेडिट क्रिएशन और डेट मैनेजमेंट। उधार, डेट जो होता है उसको मैनेज करने का आरबीआई काम करता है। और उसके बाद कैपिटल में क्रेडिट्स वगैरह प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, लोन्स वगैरह कैसे आगे बैंक दे सकते हैं, ये सब क्रेडिट क्रिएशन का काम आरबीआई करता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंकरेज करने का काम करता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको स्टेबल करके नीचे लाएगा, अगर ग्रोथ बहुत कम है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी की बनाने का काम करता है आरबीआई। और इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है आरबीआई। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है हर साल या साल में 2 बार। अब टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के प्रकार क्या क्या है। सबसे पहली होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में जितना भी क्रेडिट है, मनी सप्लाई है, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, वो होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये कब की जाती है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, महंगाई बहुत ज़्यादा हो, तब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्रेडिट या मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का काम किया जाता है, और ये तब किया जाता है जब ग्रोथ बहुत कम हो, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो आरबीआई ऊपर से पैसे डालता है इकोनॉमी में और ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद होती है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाता है बैंकों द्वारा, क्योंकि उन बैंकों को निर्देश कौन देता है, आरबीआई। ठीक है, उसके बाद होती है डियर मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी को हम बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी और डियर दोनों मॉनेटरी पॉलिसी को साथ में एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी अमाउंट ऑफ क्रेडिट, अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई भी कम कर दिया जाता है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया जाता है। यानी यहाँ पे पैसा जो है अब बहुत महंगा हो चुका है इकोनॉमी में। एक तो वैसे ही पैसे की क्वांटिटी कम कर दी गई है, और ऊपर से अगर आपको अलग से लोन लेना है तो उसके लिए भी क्या किया गया है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ये तब किया जाता है जब महंगाई बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो। उसके बाद लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे क्या किया जाता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है और इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है। जब हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत कम होती है
तब फिर आरबीआई इस लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है। एक तो आर्टिफिशियली मनी प्रोवाइड करता है, ऊपर से बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको भी कम कर देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी की तरफ जाए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें बैंकों से और उसके बाद या तो प्रोडक्शन बढ़ाएं या तो डिमांड करें, जिसके कारण जो ग्रोथ है हमारे देश की, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे बढ़े। अब क्रेडिट रेगुलेशन यानी लोन्स वगैरह को अगर हम रेगुलेट करते हैं, वो काम भी आरबीआई का होता है, वो कहलाता है क्रेडिट रेगुलेशन। इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ा रहा है घटा रहा है, वो सारी पॉलिसीज जो होती है वो क्रेडिट रेगुलेशन में आती है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की ही बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो तरीके के मेजर्स जो है, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है। पहला इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे मनी सप्लाई या पैसे की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे मनी सप्लाई या पैसे की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं। इतने सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हम एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला होता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक अपने बैंकों को लोन देने के लिए चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसबीआई को किसी लोन की आवश्यकता है और वो सेंट्रल बैंक के पास यानी आरबीआई के पास जा रहा है कि आप हमें लोन प्रोवाइड करिए, आरबीआई उन्हें लोन देगा, लेकिन कुछ एक इंटरेस्ट रेट पे देगा, वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है बैंक रेट। इसके अलावा अगला रेट होता है बेस रेट। बेस रेट वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके नीचे कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई ने कहा कि बेस रेट है 8%, तो 8% के नीचे किसी भी कस्टमर को, चाहे वो कितना ही अच्छा कस्टमर क्यों ना हो बैंक का, बैंक उसको लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। उसको 8% से ऊपर का ही इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर्स को लोन देने के लिए। ये कहलाते हैं बैंक रेट और बेस रेट। अब अगले टॉपिक पे पहुंचने से पहले हमें एक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है, वो है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी या एनडीटीएल होता है किसी भी समय में आरबीआई के पास जितनी भी टाइम और डिमांड लायबिलिटी है, जितनी भी डिमांड लायबिलिटीज़ और टाइम लायबिलिटीज़ है, उन सभी का एडिशन और उसमें से असेट्स जितने भी हैं आरबीआई के, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो कहलाता है नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? डिमांड लायबिलिटीज़ यानी वो जिनको हम जब बैंक जाते हैं और हम डिमांड करते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है और वहाँ से हम पैसा लेके आ जाते हैं, जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट हो गए, हमारे करेंट्स अकाउंट हो गए, ये होती हैं डिमांड लायबिलिटी। ये किसी भी बैंक के लिए डिमांड लायबिलिटी कहलाती है। उसके अलावा होती है टाइम लायबिलिटी, जो कि कुछ टाइम तक हमको होल्ड करके रखनी पड़ती है, जैसे टाइम डिपॉजिट्स वगैरह जो होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स जो होती हैं, वो होती हैं टाइम लायबिलिटी। तो किसी भी समय में एक बैंक के पास जितनी भी डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, वो माइनस जितने भी असेट्स हैं। अब असेट्स में क्या आ जाएगा? अगर बैंक ने किसी और बैंक में कुछ डिपॉजिट करके रखा है, वो असेट हो जाएगा, या फिर आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें असेट्स में आ जाएंगी। तो किसी भी समय में जितनी लायबिलिटीज़ हैं बैंक के पास, वो माइनस जितने भी असेट्स हैं बैंक के पास, वो कहलाता है नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी को जानने के बाद अब हम कुछ रेट्स जान लेते हैं, कुछ रेशियोज जान लेते हैं जो कि बैंकों को अपने पास रखने ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? किसी भी समय बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा जो है, वो आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना होता है, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो में मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा बैंक और ये है हमारा आरबीआई। बैंक के पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ के डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स जो है बैंक के पास वो है 100 रुपीज़, और
एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि CRR RBI ने बोल के रखा है कि कैश रिजर्व रेशियो होगा 4%। अब बैंक के पास है 100 रुपीज़ के डिपॉजिट्स और CRR है 4%, तो इस 100 में से ये 4% यानी 4 रुपये बैंक को RBI के पास रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो 4 रुपये बैंक ने RBI के पास गिरवी रखे हैं या उनको RBI को दे के रखा है कि आप इसको संभाल के रखिएगा। और बैंक के पास सिर्फ 96 रुपीज़ हैं किसके लिए, हमें लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो ये 4% कहलाएगा CRR। ये होता है कि किसी भी समय RBI के बैंक के पास जितने भी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ है उसका कुछ परसेंट, वो परसेंट RBI बताएगा, उसका कुछ परसेंट बैंक को हर समय कैश फॉर्म में RBI के पास जमा करके रखना पड़ता है। इस 4 रुपये में से RBI बैंक जो है किसी भी दूसरे कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ये CRR क्यों रखा गया यहाँ पे कि अगर कल को कोई बैंक दिवालिया घोषित हो गया, अगर कोई बैंक जो है वो डूब गया, तो इस 4 रुपये में से RBI जो है बैंक के कस्टमर्स का जितना भी पैसा था उसका कुछ अमाउंट जो है वो उन्हें वापस करेगा। इसलिए ये 4 रुपये जो है वो रखे जाते हैं RBI के पास, कैश फॉर्म में ये रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। कैश फॉर्म में जो रिजर्व रखा जाता है RBI के पास अमाउंट, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। कभी कभी RBI इस CRR का, इस कैश रिजर्व रेशियो का जो उपयोग है वो लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए भी करता है। कैसे लिक्विडिटी? मान लो अगर लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो RBI क्या करेगा, CRR बढ़ा के उसने 8% कर दिया। अब बैंक को 8 रुपये जो है वो गिरवी रखने पड़ेंगे अपने 100 रुपीज़ में से, किसके पास, RBI के पास, और इसके पास बचेगा, बैंक के पास बचेगा कितना, 92 रुपीज़। 8 रुपये तो RBI के पास है, तो ये 8 रुपये तो बैंक यूज़ नहीं कर पाएगा अपने कस्टमर्स को लोन देने के लिए। अब बैंकों के पास सिर्फ 92 रुपीज़ होंगे अपने कस्टमर्स को लोन देने के लिए, तो लिक्विडिटी भी कंट्रोल हो गई मार्केट में। ऐसे ही एक दूसरा रेशो है, उसका नाम है SLR। SLR होता है किसी भी टाइम पे एक बैंक को जितनी भी उसकी टाइम नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है उसका कुछ प्रतिशत, उसका कुछ परसेंट लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म मतलब या तो वो कैश हो सकता है, या तो वो गोल्ड हो सकता है, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में अपने पास या किसी दूसरे बैंक के पास या फिर RBI के पास वो अमाउंट जो है वो गिरवी रखना पड़ता है। ये होता है SLR। SLR में अगेन हमारा बैंक है और हमारा RBI है। मान लो SLR भी है 4%। अब इस 100 रुपीज़ में से 4 रुपये जो है वो बैंक को या तो अपने पास या तो RBI के पास या फिर किसी और बैंक के पास लिक्विड फॉर्म में रखने पड़ेंगे। लिक्विड फॉर्म यानी या तो वो कैश फॉर्म में रख सकता है, या तो वो गोल्ड फॉर्म में रख सकता है, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकता है। इन तीनों फॉर्म में बैंक या तो खुद के पास या तो RBI के पास या किसी दूसरे बैंक के पास ये जो 4 रुपये है इसको रख सकता है। ये भी कभी कभी, ये इंस्ट्रूमेंट SLR भी कभी कभी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे अगर अब इन्होंने SLR बढ़ा के 4 से 8% कर दिया, तो बैंक को 8 रुपये जो है कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में RBI के पास या खुद के पास या फिर किसी दूसरे बैंक के पास गिरवी रखने पड़ेंगे। उस 8 रुपये का जो RBI जो बैंक है वो उपयोग नहीं कर पाएगा अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए। अब इसके बाद हम अगले मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं, वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये स्पेशली मार्केट में लिक्विडिटी या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। इसके अंदर 2 रेट्स होते हैं, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में अगर बैंक के पास पैसे की कमी है तो बैंक किसके पास जाएगा? RBI के पास जाएगा कि मेरे पास पैसों की कमी हो रही है, मुझे अपने कस्टमर्स को देने के लिए लोन चाहिए है, और RBI से वो पैसे ले लेगा।
तो बैंक जाएगा आरबीआई के पास कि मेरे पास पैसों की कमी है, आप मुझे लोन प्रोवाइड करिए। आरबीआई उनको लोन देगा, ठीक है, ठीक है। और बैंक, क्योंकि लोन अगर बैंक को चाहिए है तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो बैंक क्या गिरवी रखता है? बैंक रखता है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर आरबीआई के पास जाएगा कि मेरे पास पैसों की कमी है, आप मुझे पैसे दीजिए और आप मेरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको आप अपने पास गिरवी रखिए। आरबीआई बैंक को देता है पैसे, और पैसे देने के बाद कुछ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है ना। वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है, इसमें रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, यानी आपने ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास गिरवी रखी है, इसको कुछ समय बाद वापस अपने पास लेना पड़ेगा। वापस आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई से खरीदनी पड़ेगी या फिर पैसे दे करके वापस अपनी सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। ये दिन कितने होते हैं? 14 डेज़ का पीरियड होता है कि 14 दिन के लिए आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी आरबीआई के पास लेके जाते हो, उधार उनसे मांगते हो, लोन देते हो, और आरबीआई जो है आपको पैसे देते हैं और आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास, आरबीआई के पास जमा कर देते हो। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये कहलाता है रेपो ऑपरेशन। 14 डेज़ का यहाँ पे टाइम होता है। ये जो ऑपरेशन है ये मनी सप्लाई के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। जैसे बैंकों के पास पैसे की कमी है, यानी मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी अगर बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे। जब मार्केट में कमी हो जाएगी तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में उसको पैसे देने हैं तो बैंक के थ्रू ही देगा। तो यहाँ पे हम मनी सप्लाई को बढ़ाने का काम करते हैं रेपो ऑपरेशन के थ्रू। अगला ऑपरेशन है हमारा रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो बिल्कुल रेपो का उल्टा ऑपरेशन है। कभी अगर इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होता है? आरबीआई जाएगा बैंक के पास और बैंक को बोलेगा कि मेरे पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, आप उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मुझसे ख़रीद लो और मुझे पैसे दे दो। मार्केट में ऑलरेडी पैसे बहुत ज़्यादा है, अगर बैंक लोन्स देते रहेंगे तो पैसे और ज़्यादा हो जाएंगे। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक्स को दे देगा, गिरवी दे देगा, और बैंक्स से जितने भी पैसे हैं, एक्सेस मनी है इकोनॉमी में, उसको वापस ले लेगा। इसके बदले कुछ एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक आरबीआई से, और वो इंटरेस्ट कहलाता है रिवर्स रेपो। इसमें भी 14 डेज़ का पीरियड होता है कि बैंक ने, आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास रखी, बैंक ने पैसे दिए हैं आरबीआई को, और 14 डेज़ का ऑब्लिगेशन होता है कि 14 दिन बाद आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेगा और बैंक के ने जितने भी पैसे आरबीआई को दिए हैं वो वापस बैंक के पास जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी 14 डेज़ का पीरियड होता है। ये था रिवर्स रेपो और रेपो रेट। अब हम बात करते हैं एक और फैसिलिटी की, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर अभी भी बैंक के पास फंड्स की कमी है, शॉर्टफॉल है फंड्स का, बहुत ज़्यादा कमी है और बैंकों को पैसों की ज़रूरत है, ओवरनाइट पैसों की ज़रूरत है कि मुझे रातों रात पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दो। आरबीआई बैंक्स को पैसे तो दे देगा लेकिन कुछ एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और वो इंटरेस्ट कितना होता है? रेपो रेट से 1% ज़्यादा। ये कहलाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि अगर आपको रातों रात जो है पैसों की ज़रूरत है, सिर्फ एक दिन के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि रेपो रेट से भी 1% ज़्यादा होता है, और उस पर आपको आरबीआई जो है बैंक्स को पैसे दे देता है। जब शॉर्टफॉल होती है, जब बैंक्स के पास कमी होती है, ये तब की सिचुएशन है। इसके बाद एक अगला ऑपरेशन आरबीआई परफॉर्म करती है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली मार्केट में सेल या परचेज करती है, या थ्रू बैंक्स सेल या परचेज करती है।
मार्केट यानी कौन होंगे, या तो बैंक्स खरीदेंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो खरीदेंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी आरबीआई बैंक्स के थ्रू जो है मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल या परचेज कर रही है। अब इसमें क्या होता है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके जा रही है मार्केट में, है ना, अब क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा तो उसके बदले उसको पैसे जो है मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत सेफ है। तो मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो मार्केट में लेके जा रही है, और मार्केट से इन्होंने क्या किया, पैसे ले लिए, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये कब करती है आरबीआई, सेल कब कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब मार्केट में मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तब आरबीआई क्या करेगी, अपने पास जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको मार्केट में लेके जाएगी, उसको मार्केट में बेचेगी, और बदले में मार्केट में जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो पूरा पैसा आरबीआई जो है वो ले लेगी अपने पास, जिसके कारण जो रेट्स हैं इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। ये होता है सेल ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का। अगला ऑपरेशन होता है आरबीआई का परचेज ऑपरेशन, यानी आरबीआई अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से परचेज कर रही है। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बोलेगी आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है आप हमें दे दो, तो सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बदले में आरबीआई उनको पैसे देगी। सभी अपने बैंक्स या कॉरपोरेट जितने भी हैं उनके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आरबीआई ले लेगी और बदले में उन्हें पैसे दे देगी। ये ऑपरेशन, ये परचेज ऑपरेशन कहलाता है। ये ऑपरेशन कब किया जाता है, या आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट से कब खरीदती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई की बहुत कमी होती है, जब मार्केट में ग्रोथ नहीं होती है, रिसेशन टाइप की कंडीशन होती है, तब आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके जाती है, मार्केट में बेचती है और मार्केट को पैसे प्रोवाइड करती है, जिससे मार्केट में पैसों की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे सेल और परचेज करती है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से। अगला हमारे पास एक रेट है, वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। पहले आरबीआई अपने बैंकों को बताता था कि आपका कितना बेस रेट होना चाहिए, कितने रेट के ऊपर ही आप लोन दे सकते हो, इस रेट के नीचे आप लोन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई ने बोला कि 8% रेट है, इसके नीचे आप किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकते, तो वो 8% होता था बेस रेट। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या है, ये एक नया रेट है जिसमें बैंक खुद डिसाइड करता है कि वो कितने अमाउंट में, कितने इंटरेस्ट में वो लोन प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। वो कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब जो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है, ये आरबीआई, ये बैंक्स खुद डिसाइड करते हैं, आरबीआई इसमें कुछ नहीं बोलता है। बैंक्स किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उनके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर कितना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है और टेन्योर प्रीमियम कितना है। जाहिर सी बात है, अगर टेन्योर प्रीमियम बहुत ज़्यादा है किसी भी फंड का, तो अगर बहुत लंबे ड्यूरेशन का लोन है तो जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। ये बैंक खुद डिसाइड करते हैं। ये तो थे क्वांटिटी कंट्रोल करने वाले मेजर्स, की क्वांटिटी कैसे कंट्रोल की जाती। अब है कुछ क्वालिटी कंट्रोल करने वाले मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स या क्वालिटी कंट्रोल करने वाले मेजर्स में सबसे पहला मेजर है चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको कितनी मार्जिन की ज़रूरत है लोन देने के लिए, कोई एक लोन को प्रोसेस करने के लिए, वो कहलाती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्वालिटी चेंज हो रही है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है किसी एक लोन को प्रोवाइड करने की, वो कहलाता है। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ सीलिंग्स ऑफ क्रेडिट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर में कितना कितना अमाउंट ऑफ लोन आप दे सकते हो, वो भी डिसाइड करता है कौन, आरबीआई। उसके अलावा एक अगला मेजर है, वो है डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा
अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के लिए। इसी के अंतर्गत एक आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर कोई ऐसा सोशल सेक्टर है जहाँ पे पैसे, जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाह रही है, तो वहाँ पे सस्ते लोन दिए जाएंगे। कोई और सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करना चाह रही है, तो वहाँ पे महंगे लोन हो जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स कवरिंग द सेल ऑफ सेंसिटिव कमोडिटीज़। सेंसिटिव कमोडिटीज़ के बिल में डिस्काउंटिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद क्रेडिट रैशनिंग, कि जो भी आपका क्रेडिट है, अच्छी क्वालिटी का क्रेडिट दो, अच्छी क्वालिटी का लोन दो, आप अच्छे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख कर दो, और एक सीलिंग लिमिट आप उसमें फिक्स करो। उसके अलावा क्वालिटेटिव मेजर्स में है मोरल सुएजन और डायरेक्ट एक्शन। मोरल सुएजन यानी कि अगर आरबीआई जो है इंस्ट्रक्शंस देता है बैंक को कि देखो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपके एनपीएस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको अपने एनपीएस को देखना है, आपको लोन्स को अपने देखना है, तो सिर्फ एक डांट टाइप की आरबीआई ने लगाई कि अगर आपने नहीं इसको सुधारा तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो कहलाता है मोरल सुएजन। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन। अगर उसके बाद भी, उस डांट पड़ने के बाद भी बैंक्स जो है नहीं सुधरे और उनके एनपीएस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तब आरबीआई क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या कर सकते हैं, या तो वो किसी और बैंक के साथ मर्ज कर देंगे, किसी बड़े बैंक के साथ। अभी हमने देखे बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं, तो ये सब डायरेक्ट एक्शन में आता है। ये था हमारा आरबीआई और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम नेक्स्ट आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे।